जय हिंद। पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना इलेक्शन कैंपेन रन किया और फाइनली हमने बात की थी आईएनए ट्रायल्स के बारे में। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे रिन म्यूटिनी के बारे में। रॉयल इंडियन नेवी की एक म्यूटिनी होगी, इस म्यूटिनी के बारे में आज अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कई सारे अपसर्जेस देखने को मिलेंगे। इन अपसर्जेस का नेचर क्या था उसको आज अपन इवेल्युएट करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कि 1945 के इलेक्शंस में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस तरीके से परफॉर्म किया। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। 1945-46 के विंटर्स के दौरान नवंबर 1945 से लेकर फरवरी 1946 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 3 अपसर्जेस को ऑर्गेनाइज किया गया, या फिर अपन ये कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 3 मास एक्शंस को लॉन्च किया गया। और ये 3 अपसर्जेस कौन कौन से थे? पहला, 21 नवंबर 1945 को कैलकाटा में एक अपसर्ज देखने को मिला। और कैलकाटा में ये जो अपसर्ज देखने को मिला ये था ओवर आईएनए ट्रायल्स। इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रायल चला रही थी और इसके अगेंस्ट में कैलकाटा के लोग यूनाइट होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मास एक्शन को लॉन्च करेंगे ऑन 21 नवंबर 1945। दूसरा, 11 फरवरी 1946 को 11 फरवरी 1946 को एक बार फिर से कैलकाटा में अपसर्ज देखने को मिला। और इस बार रीज़न क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर राशिद अली को 7 साल की सज़ा सुना दी गई थी। जब राशिद अली को 7 साल की सज़ा सुनाई गई तो एक बार फिर से कैलकाटा के लोग यूनाइट हुए और कैलकाटा के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मास एक्शन को ऑर्गेनाइज किया ऑन 11 फरवरी 1946। और ये दोनों ही जो अपसर्जेस थे, इन दोनों ही अपसर्जेस को प्राइमरीली लीड किया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। इन दोनों ही अपसर्जेस को किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप या किसी लीडर ने एज सच ऑर्गेनाइज नहीं किया था। मतलब अब वो टाइम आ गया है जब मासेस खुद ब खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूनाइट हो रहे हैं, जब मासेस खुद ब खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। और ये जो अपसर्जेस हैं दे आर वायलेंट इन नेचर, दे आर अग्रेसिव इन नेचर। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपसर्ज हुआ वो हुआ 18 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1946 को। कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स ने सरकार के अगेंस्ट में एक स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। रेटिंग्स क्या होते हैं? रेटिंग्स होते हैं नॉन कमीशन्ड पर्सनल्स, बेसिकली जो लोअर लेवल के सोल्जर्स होते हैं नेवी में, जो सेलर्स होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है रेटिंग्स। रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? बॉम्बे में। और इसी को कहा जाता है रिन म्यूटिनी। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रिन म्यूटिनी। रिन म्यूटिनी की कहानी क्या है? एक शिप था जिसका नाम था हिम्स तलवार। क्या नाम था? हिम्स तलवार, हर मेजेस्टी इंडियन शिप तलवार। और ये जो तलवार है ये कहाँ पे लोकेटेड था? ये बॉम्बे के कोस्ट पर लोकेटेड था। इस हिम्स तलवार के ऊपर रॉयल इंडियन नेवी के जो रेटिंग्स थे, नॉन कमीशन पर्सनल्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया ऑन 18 फरवरी 1946। और इसके पीछे रीजंस क्या थे? रीजंस कई सारे थे। एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियन रेटिंग्स के साथ में। जो इंडियन सोल्जर्स थे और जो वाइट सोल्जर्स थे उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता था। और इंडियन रेटिंग्स की डिमांड थी कि हमें इक्वल पे दिया जाए, वाइट्स के बराबर हमें पे किया जाए। दूसरा, पुअर फूड कंडीशंस, जो खाना प्रोवाइड किया जाता था उसकी कंडीशन बेहद ख़राब थी। सुपीरियर ऑफिसर्स इंडियन रेटिंग्स को अब्यूज़ करते थे। कई सारे रेटिंग्स ऐसे थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ऐसे रेटिंग्स जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आईएनए ट्रायल्स के अगेंस्ट में भी इस रिन म्यूटिनी में आवाज़ उठाई गई। और फाइनली ये भी बोला गया कि इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रूप्स स्टेशन की गई हैं, इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रूप्स को पोस्ट किया गया है वो गलत है, उनको इमीडिएटली वापस बुलाया जाए, उनको विड्रॉ किया जाए। बेसिकली रेटिंग्स ये कह रहे हैं कि अब हम आपके लिए विदेशी धरती पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको वापस इंडिया बुलाया जाए। बहुत सिंपल। रिन म्यूटिनी की कहानी क्या है? कब शुरू हुई? 18 फरवरी 1946 को। कब शुरू हुई? 18 फरवरी 1946 को। शिप कौन सा था? शिप था हिम्स तलवार। कौन सा शिप था? हिम्स तलवार। ये कहाँ पे लोकेटेड था? ये बॉम्बे में लोकेटेड था।
और इस शिप पे जो रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स थे उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में म्यूटनी को ऑर्गेनाइज किया, स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। रीजंस क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुअर फूड कंडीशंस, अब्यूज बाय सीनियर ऑफिसर्स, अरेस्ट ऑफ रेटिंग्स हु सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, INA ट्रायल्स एंड यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया। रेटिंग्स ने स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया और रेटिंग्स ने जहाज के पोल के ऊपर ट्राई कलर को हॉइस्ट किया। जब रिन म्यूटनी की जानकारी अदर रेटिंग्स को लगी तो अदर रेटिंग्स ने भी इस म्यूटनी को ज्वाइन करने की शुरुआत करी। अपने अपने लेवल पे उन्होंने स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। जैसे बहुत सारे रेटिंग्स जो हैं वो पूरे बॉम्बे में घूमेंगे कांग्रेस के झंडे के साथ में और यूरोपियंस को और पुलिस वालों को थ्रेटन करेंगे। जब इसकी जानकारी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लोग लगी तो उन्होंने भी स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया इन बॉम्बे, पूना, कैलकाटा, जैसौर और अंबाला। एक छोटी सी म्यूटनी जो कि हिम्स तलवार से शुरू हुई थी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और अदर रेटिंग्स भी अपने अपने लेवल पे स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, म्यूटनीज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन फरवरी 23 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना इन रेटिंग्स से बातचीत करेंगे, इनको मनाएंगे सरेंडर करने के लिए। बेसिकली पटेल साहब का और जिन्ना का ये कहना था कि देखो सरकार कमज़ोर है, हमसे नेगोशिएट कर रही है, आज़ादी बिल्कुल पास में है, आपके साथ में कुछ गलत होने नहीं देंगे, लेकिन आप सरकार के अगेंस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट को लॉन्च मत करो वरना सरकार को बहाना मिल जाएगा हमसे बातचीत ना करने का। और पटेल साहब अपने आप में बड़े लीडर थे, जिन्ना भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते थे। तो पटेल साहब और जिन्ना इन रेटिंग से बातचीत करेंगे, इनको मनाएंगे और इनसे सरेंडर करवा देंगे फरवरी 23 को। ये जो रिन म्यूटनी है इसकी शुरुआत हुई 18 फरवरी 1946 को और ख़त्म कब हो गई? 23 फरवरी 1946 को। ख़त्म किसने करवाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। पटेल साहब और जिन्ना इन रेटिंग्स को परसुएट करेंगे, मनाएंगे, इनको तैयार करेंगे सरेंडर करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, बेसिक सिंपल चीज़ें याद रखनी है। रिन म्यूटनी कब हुई? 18 फरवरी 1946 को। शिप कौन सा था? हिम्स तलवार। कहाँ पे लोकेटेड था? बॉम्बे। रीजंस क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुअर फूड कंडीशंस, अब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, अरेस्ट ऑफ रेटिंग्स हु सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, INA ट्रायल्स एंड यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया। ये जो रिन म्यूटनी है ये कब तक चलेगी? ये चलेगी फरवरी 23 तक। कौन इनको परसुएट करेगा सरेंडर करने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, ये जो तीनों अपसर्जेस हुई, इन तीनों अपसर्जेस में कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही हैं। एक तो मासेस जो हैं वो एकदम फियरलेस हैं। मासेस एकदम बिना डरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मास एक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जो मास एक्शंस हैं इनमें मिलिटेंसी देखने को मिल रही है, इनमें वायलेंस देखने को मिल रहा है, इनमें अग्रेशन देखने को मिल रहा है। और जब आर्म्ड फोर्सेस रिवोल्ट करेंगी, जब ये रिन रिवोल्ट होगा तो लोगों में और ज़्यादा एनकरेजमेंट आएगा। ये जो रिन रिवोल्ट है इट इज सीन एज एन इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। कल तक जो फोर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती थी अब वही उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर घटेगी और लोगों में और ज़्यादा जोश आएगा। और जब ये तीन अपसर्जेस होंगी तो इनका नतीजा क्या होगा? सरकार झुक जाएगी, सरकार बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेगी जो कि दिखाता है कि सरकार कमज़ोर हो रही है। 1 दिसंबर 1946 को सरकार अनाउंस करेगी कि सिर्फ उन INA मेंबर्स के अगेंस्ट में ट्रायल को चलाया जाएगा जिनको अक्यूज़ किया गया है फेलो प्रिजनर्स के मर्डर और ब्रूटल ट्रीटमेंट के लिए। लगभग 7,500-8,000 INA मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन सबके अगेंस्ट में ट्रायल नहीं चलाया जाएगा बिकॉज पॉपुलर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार ने 1 दिसंबर 1946 को अनाउंस किया कि सिर्फ उन INA मेंबर्स के अगेंस्ट में ट्रायल को चलाया जाएगा जिनको चार्ज किया गया है, जिनको अक्यूज़ किया गया है फेलो प्रिजनर्स के मर्डर और ब्रूटल ट्रीटमेंट के लिए। INA ट्रायल्स के फर्स्ट बैच में जिन सोल्जर्स को पनिश किया गया था उनको रेमिट कर दिया गया, उनको माफ़ कर दिया गया जनवरी 1947 में। पहला ट्रायल कहाँ पे हुआ था? रेड फोर्ट पे हुआ था। और किसके अगेंस्ट में हुआ था? 3 ऑफिसर्स थे। नाम क्या थे? प्रेम सहगल, होपफुली आपको याद होंगे, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और शाह नवाज। इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन पॉपुलर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इन तीनों को रिलीज़ करना पड़ा। इंडियन सोल्जर्स जो कि इंडो चाइना और इंडोनेशिया में पोस्टेड थे उनको विड्रॉ किया गया, उनको वापस इंडिया बुलाया गया बाय फरवरी 1947।
और रिन म्यूटनी के दौरान एक डिमांड ये भी थी कि इंडोनेशिया में जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनको वापस बुलाया जाए। सरकार को ये डिमांड माननी पड़ी और सरकार विड्रॉ करेगी इन फोर्सेस को। सरकार ने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को भेजा जाएगा इंडिया में और कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा इंडिया में। इस कैबिनेट मिशन के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वाली सेशन में। मतलब सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर इवैल्यूएशन करें तो ये जितने भी अपसर्जेस हो रहे हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, उनमें कम्युनल यूनिटी देखने को मिल रही है, या फिर अपन दूसरी तरीके से कहें तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कम्युनल यूनिटी है ये ऑर्गेनाइजेशनल है। जैसे जितने भी मुस्लिम रेटिंग्स थे वो एडवाइस लेने के लिए जाएंगे मुस्लिम लीग के पास में, और जितने भी बचे कुछ रेटिंग्स थे वो जाएंगे कांग्रेस के पास में, सोशलिस्ट लीडर्स के पास में। मतलब कम्युनल डिवीजन तो था, लेकिन हाँ वो क्लैशेस नहीं हो रहे थे, यूनिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशनल थी, अंदर ही अंदर डिवीजन था। ये जितने भी अपसर्जेस थे ये डायरेक्ट थे और ये वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले थे। इनका नेचर कैसा था? वायलेंट था। और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का अपने आप में इनहेरेंट नेचर ये होता है कि उसमें सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज वायलेंस को हर कोई टेक ऑन नहीं करता है। और वायलेंट जितने भी म्यूटनीज होते हैं, जितने भी अपसर्जेस होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं। ये जो अपसर्जेस हैं ये अर्बन सेंटर्स में उतना देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन विलेजेस में, रिमोट विलेजेस में ये खूब देखने को मिल रहे थे। विलेजेस के लोग बढ़ चढ़ के यूनाइट हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन अपसर्जेस को, इन मास मूवमेंट्स को लॉन्च कर रहे थे। हमें ये दिख रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम होती जा रही है, ब्यूरोक्रेसी का जो मोरल है वो कम होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। और मराठा बटालियन जो कि बॉम्बे में ही लोकेटेड थी, वो मराठा बटालियन जो है वो एक बार फिर से रेटिंग्स को अपने कंट्रोल में लेगी और उनको वापस से अपने बैरक्स में डालेगी। तो कभी अगर पूछ लिया जाए कि ये जो म्यूटनी वगैरह हुई, रिन म्यूटनी वगैरह, इनको सरेंडर करवाने में दो प्रोमिनेंट लीडर्स जिनका रोल है उनका नाम क्या है? पटेल साहब और जिन्ना। और जो अदर रेटिंग्स हैं उनको कंट्रोल करने में किसने रोल प्ले किया? मराठा बटालियन ने अपना रोल प्ले किया। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी तक अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि रिन म्यूटनी में क्या हुआ है। रिन म्यूटनी क्या है? 18 फरवरी 1946 को शुरू हुई। कौन से शिप से? हिम्स तलवार से। कहाँ पे लोकेटेड था? बॉम्बे में लोकेटेड था। रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स ने स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। रीजंस क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुअर फूड कंडीशंस, सुपीरियर जो ऑफिशियल्स हैं वो अब्यूज़ कर रहे हैं। रेटिंग्स जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था आईएनए ट्रायल्स के अगेंस्ट में। और इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रूप्स को स्टेशन किया गया था उनको वापस बुलाने की मांग रखी गई। लेकिन ये जो म्यूटनी है, इस म्यूटनी को ख़त्म कर दिया जाएगा फरवरी 23 को। और फरवरी 23 को इस म्यूटनी को ख़त्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? सरदार पटेल और जिन्ना का। पटेल और जिन्ना इन रेटिंग्स को परसुएट करेंगे, इनको मनाएंगे सरेंडर करने के लिए। हालांकि जब ये म्यूटनी थोड़ी पॉपुलर होगी, इसकी खबर पहुंचेगी, तो अदर रेटिंग्स भी इनको ज्वाइन करेंगे। इन तीनों ही अपसर्जेस का जो नेचर है वो वायलेंट है। मासेस जो हैं वो खुद ब खुद यूनाइट हो रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। इसका असर ये पड़ा कि सरकार ने बहुत सारे कंसेशंस दिए। जैसे एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेशन क्या दिया कि जिन सोल्जर्स को ऑलरेडी सज़ा सुना दी गई थी आईएनए ट्रायल्स के दौरान, उनको रेमिट कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। हमारी जो इंडो चाइना और इंडोनेशिया में फोर्सेस स्टेशन थी उनको वापस बुलाया गया बाय फरवरी 1947। कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस पूरे अपसर्जेस के दौरान कम्युनल यूनिटी तो देखने को मिली, लेकिन अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी थी, डिवीजन देखने को मिल रहा था। वायलेंट नेचर था इनका, ये शॉर्ट लिव्ड थे और विलेजेस में ज़्यादा इनका इम्पैक्ट देखने को मिला। फाइनली मराठा बटालियन जो कि बॉम्बे की थी वो बच्चे कुचे रेटिंग्स को राउंड अप करेगी और उनको अपने कंट्रोल में लेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या थी? लेफ्टिस्ट लीडर्स ये कहते हैं कि कांग्रेस इनडिफरेंट थी, कांग्रेस ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया इन अपसर्जेस के अगेंस्ट में, बिकॉज कांग्रेस को एक तो ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी देन द सिचुएशन वुड गो आउट ऑफ इट्स कंट्रोल।
कांग्रेस को ये समझ में आ रहा था कि मासेस अब खुद ब खुद यूनाइट हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और अगर इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो हो सकता है कि ये जो मासेस हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही खड़े हो जाएं। और दूसरा, शायद कांग्रेस को ये भी रियलाइज हो रहा था कि एक डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स जरूरी है फ्री इंडिया को बनाए रखने के लिए, फ्री इंडिया को डेवलप करने के लिए। मतलब कांग्रेस जो कि अब तक नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रही थी, उसको ये समझ में आ गया था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हमें भी एक डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही खुद को डिफेंड करने के लिए। लेफ्टिस्ट का ये भी मानना है कि जितने भी वायलेंट अपसर्जेस हुए, ये हुए बिकॉज ऑफ कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन। कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या कह रही थी? कह रही थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हमें ऑप्रेस किया गया, हमें सप्रेस किया गया, ये गलत है। कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या कह रही थी कि ये जितने भी INA ट्रायल्स चल रहे हैं ये गलत हैं, हम इनको अपोज करते हैं। कांग्रेस क्या कह रही थी कि जितने भी ऑफिसर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गलत किया है, लोगों को ऑप्रेस किया है, उनको पनिश किया जाएगा। तो लोगों में जोश था, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस भी हमें सपोर्ट कर रही है, और लोग खुद ब खुद यूनाइट हो रहे थे इन वायलेंट अपसर्जेस के लिए। और इस बैकड्रॉप में 1945 के इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या थी इस पूरे इलेक्शन में सरप्राइज करेगा मुस्लिम लीग। पहले अपन देख लेते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या था। अबाउट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स किसको मिले? कांग्रेस को मिले। मतलब नॉन मुस्लिम्स का जो पूरा सपोर्ट है वो किसको था? कांग्रेस को था। सेंट्रल असेंबली की 102 सीट्स में से 57 सीट्स किसको मिली? कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को ज़्यादातर प्रोविंसेस में भी मेजॉरिटी मिलेगी, सिवाय बंगाल, सिंध और पंजाब के। जो हाईलाइटेड चीज़ है वो क्या है कि NWFP में और आसाम में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी। NWFP और आसाम इनको क्लेम करता था मुस्लिम लीग, और ये कहता था कि इनको अलग करके सेपरेट स्टेट फॉर्म किया जाए मुस्लिम्स के लिए। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं NWFP के और आसाम के, वो लोग मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। मतलब कांग्रेस ने नॉन मुस्लिम वोट्स के बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुस्लिम लीग की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनल है। जब प्रोविंसेस के लिए 1937 में इलेक्शंस हुए थे तो मुस्लिम लीग को सीट मिली ही नहीं थी, बुरी तरीके से हारी थी मुस्लिम लीग। लेकिन इस बार लगभग 86.6% मुस्लिम वोट्स किसको मिलेंगे? मुस्लिम लीग को मिलेंगे। मतलब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली इकलौती पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग। मतलब जो पाकिस्तान की डिमांड है वो अब थोड़ा और रियल हो गई थी, बिकॉज मुस्लिम्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान की डिमांड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल असेंबली में 30 रिजर्व सीट्स को कैप्चर करेगी मुस्लिम लीग, जो कि अपने आप में बड़ा नंबर है। और मुस्लिम लीग अगर प्रोविंसेस की बात करें तो बंगाल में और सिंध में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिलेगी। वो मुस्लिम लीग जो कि पिछले वाले इलेक्शन में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, उसको 86.6% मुस्लिम वोट्स मिले, उसको 30 रिजर्व सीट्स मिली सेंट्रल असेंबली में, उसको प्रोविंसेस में बंगाल में और सिंध में मेजॉरिटी मिली। 1937 के इलेक्शन में लीग की हालत एकदम ख़राब थी, लेकिन अब लीग जो है वो डोमिनेंट पार्टी बन के इमर्ज होगी अमंग द मुस्लिम्स। और पंजाब में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, यूनियनिस्ट कांग्रेस और अकाली की कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी अंडर खिजर हयात खान। किसके अंडर? खिजर हयात खान के अंदर। अच्छा, ये जो इलेक्शंस हैं इनके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या थे? एक तो इलेक्शंस के दौरान कम्युनल वोटिंग देखने को मिली। हम बात कर रहे थे एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को डेवलप करने की, लेकिन यहाँ पे एंटी ब्रिटिश यूनिटी या सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कम्युनल वोटिंग है। जितने भी नॉन मुस्लिम वोट्स हैं वो किसको जा रहे हैं? कांग्रेस को जा रहे हैं। और जितने भी मुस्लिम वोट्स हैं वो किसको जा रहे हैं? मुस्लिम लीग को जा रहे हैं। मतलब लोग रिलीजन के नाम पे हद से ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस डिवीजन का कि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है वो अब और थोड़ा रियल लगता है। और ये जो कम्युनल लाइंस पे वोटिंग हो रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का आइडिया, मुस्लिम लीग का आइडिया ही रोल प्ले नहीं कर रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर उस टाइम पे फ्रेंचाइज भी बड़ी लिमिटेड थी। प्रोविंसेस में लेस देन 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट था, और सेंट्रल लेवल पे लेस देन 1% पॉपुलेशन को राइट टू वोट था। अब ये इतनी लिमिटेड फ्रेंचाइज है, तो अपने आप में ये कहना कि सभी लोगों को रिप्रेजेंट किया गया, सभी लोगों का ओपिनियन था इन इलेक्शंस में, वो अपने आप में गलत होगा। लेकिन हाँ, हमें ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम लीग स्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम्स,
और मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पाकिस्तान की, वो अब और थोड़ा रियल दिख रही है। हमारे देश का आगे चल के पार्टीशन होने वाला है, वो अब अपने को नज़र आ रहा है, दिख रहा है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। आज के सेशन में बहुत सिंपल सी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो रिन म्यूटनी के बारे में याद रखो, दूसरा नेचर तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर नेचर जितने भी अपसर्जेस हुए हैं उनका क्या है, वायलेंट है, अग्रेसिव है और मासेस खुद ब खुद यूनाइट हो रहे हैं, लीडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और फाइनली 1945 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। मुस्लिम लीग इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अब हमारे कंट्री में एक स्टार्किंग डिवाइड देखने को मिल रहा है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। और इसके साथ आज की बातचीत अपनी ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।